हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी नीट चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे विद समरी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, हम किसी बीमारी को किस तरीके से डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे You know that for a effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. अगर आप चाहते हैं किसी बीमारी को पूरी तरीके से सही करना तो सबसे पहले आप उसको अर्ली डायग्नोसिस कर लें। पहले ही जान जाए कि ये पैथोजन ने बॉडी में अटैक कर दिया है और वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, क्या है उसका बोल सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कैसे वो वर्क कर रहा है। हम उस पर अगर काम कर लें, उसको वहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा इंसान को। Using conventional method of a diagnosis, that is serum and urine analysis etc. early detection is not possible. बोला गया है कि पुराने समय में या अभी भी कुछ बीमारियों के लिए क्या किया जाता है, वही पुराना कन्वेंशनल मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए किसी की बीमारी को। पहला क्या होगा, सीरम एनालिसिस करेंगे, दूसरा यूरिन। सीरम क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, यूरिन से या सीरम से हम जब पूरा पैथोजन बॉडी में होस्ट में बढ़ जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, सीरम के थ्रू यूरिन के थ्रू उसको डायग्नोसिस करते हैं। ये अर्ली डायग्नोसिस नहीं है, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR, polymerase chain reaction and ELISA, that is amino-link immunosorbent assay are some technique that serve as the purpose for early detection. ठीक है, अगर आप किसी बीमारी को आपको लगता है सस्पेक्ट है, आपको लग सकता है, आपको थोड़ी सी शंका है, संभावना है कि ये बीमारी होने के चांसेस है, तो आप चाहते हैं अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, आपको तो ब्लड देना पड़ेगा। तो या तो पहला क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने जो सस्पेक्ट है, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि बीमारी आपको होने के चांसेस है, तो आप इसको पता लगा सकते हैं इससे। दूसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पता लगा सकते हैं। तीसरा है एलिजा से। ठीक है, एलाइजा दैट इज एंजाइम लिंक एमिनोसॉर्बेंट एस्से से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों मेथड है अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए किसी बीमारी को। आगे देखते हैं presence of pathogen, that is bacteria, virus etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. ठीक है, अगर कोई पैथोजन, चाहे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी पैथोजन अगर होस्ट की बॉडी में है, किसी इंसान में है, तो हम अगर उसको तभी पहचान सकेंगे कि जब उसके अंदर सिम्टम्स आए बीमारी के। ठीक है, और वो सिम्टम्स कब आएंगे, जब वो पैथोजन अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरा अमाउंट बढ़ा लिया होगा होस्ट में। ठीक है, बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। देखिए, हमें किसी बीमारी के सिम्टम्स तब दिखते हैं जब पैथोजन पूरी तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ा लिया होता है, जब उसके अमाउंट क्या होते हैं, उनके कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं बॉडी में। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस एट टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ द डिसीज आर नॉट येट विजिबल कैन डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ दियर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी भी आपको मतलब बोल सकते हैं शंका है और आपके बॉडी में अभी जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसने अपनी मात्रा, अपनी प्रोजेनी या अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं किया, बहुत ही कम अमाउंट में आपके अंदर पैथोजन प्रेजेंट है, तो आप चाहते हैं, वो सिम्टम भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो सिम्टम भी नहीं दिख रहा है कि ये बीमारी के सिम्टम्स है, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, और बैक्टीरिया जो वायरस है, जो पैथोजन है, उसका भी कंसंट्रेशन बॉडी में कम है, तो उसको आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन करके। किसकी मदद से, PCR। एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा कि हम ब्लड से क्या करेंगे, DNA निकालेंगे, न्यूक्लिक एसिड को क्या करेंगे और लार्ज स्केल पे एम्प्लीफाई करेंगे। वही तीनों प्रोसेस चलेगा, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, PCR वाला, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बिना कोई सिम्टम आए किसी बीमारी को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट अ वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA? क्या आप बता सकते हैं कि PCR किस तरीके से बहुत ही लो अमाउंट ऑफ DNA को कर सकता है? हाँ, वो एम्प्लीफाई करता है। वो क्या करेगा, 2 द पावर n वाला साइकिल चलाएगा। ठीक है, जितनी बार आप साइकिल चलाएंगे उतनी बार आप क्या कर सकते हैं, अपना जो जीन है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड होता है, डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनेलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। ठीक है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, 30 साइकिल चलाएंगे तो 1 बिलियन कॉपीज पा जाएंगे। तो इससे क्या करेगा, एक छोटे से DNA से कई सारे उसके बोल सकते हैं कॉपीज बना सकता है। PCR is now routinely used to detect the HIV in suspected AIDS patient। ठीक है, PCR का अब तो routinely यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। लोगों को अगर थोड़ा भी शंका है कि HIV है, उसके अंदर वायरस है एड्स पेशेंट में, तो वो तुरंत क्या कर रहा है, PCR करा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है। अभी सिम्टम्स दिखे नहीं है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंशन है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि PCR की मदद से एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा है न्यूक्लिक एसिड को, और पता लगाया जा रहा है। ठीक है, इट
इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ठीक है। और ये जो है पीसीआर, इससे मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो म्यूटेशन वाले जीन है, जो जीन म्यूटेट कर लिए हैं किसी कैंसर पेशेंट में, उसको भी पता लगा सकते हैं। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जीन के थ्रू ऐसी बीमारियां आती हैं माता पिता से बच्चों में, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी अगर हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 3 जगह कर सकते हैं पीसीआर का इस्तेमाल। पहला कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा है कि उसे HIV वायरस उसके अंदर है, वो एड्स का पेशेंट बनने वाला है, ठीक है, तो अभी कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर कोई जीन म्यूटेट कर दिया है और संभावना है कि कैंसर हो सकता है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी जेनेटिकली डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, और सोच रहे हैं कि उसके जो बच्चा है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसको भी पता हम किसकी मदद से लगा सकते हैं, पीसीआर की मदद से, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोब क्या होता है। देखिए अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन सेल फॉलोइंग बाय डिटेक्शन यूजिंग द रेडियोग्राफी। पहले तो आप जानिए कि ये प्रोब होते क्या है। देखिए ये काम कैसे करते हैं। प्रोब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल एक ही स्ट्रैंड है यहाँ पे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंड डीएनए, इसको क्या किया गया है, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जोड़ दिया गया है, ठीक है। लिंक्ड विथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सॉरी नॉट एज, ठीक है, एलिमेंट लिंक्ड विथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये प्रोब है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को लग रहा है कि उसके अंदर कोई बीमारी है, तो हम क्या करेंगे, उसका डीएनए निकालेंगे। सपोज करिए डीएनए में क्या था, ATCG, सपोज करिए क्या है, एक मैं यहाँ पे एक स्टैंड का यहाँ पे बेस दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, तो इसके लिए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, डीएनए है, ठीक है, याद रखिएगा डीएनए है, ठीक है। इसका A की जगह T होगा, T की जगह हम बोल सकते हैं यहाँ पे A होगा, C की जगह G एंड दिस C, ठीक है। ये क्या है, इसका नॉर्मल जीन है, दिस इज नॉर्मल जी, ठीक है, ये नॉर्मल जीन होगा। सपोज करिए म्यूटेशन हो गया, ठीक है, ये वाले जीन में पूरा म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो म्यूटेशन के बाद देखिए क्या हुआ, म्यूटेटेड जीन में, म्यूटेटेड जीन, ये तो नॉर्मल जीन था, अब ये कैसा हो गया हमारा, म्यूटेशन के बाद ये म्यूटेटेड जीन किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए C आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा G होगा, T A, बाकी सारे सीक्वेंस क्या है, सेम है, ठीक है, G एंड C, ये क्या है, म्यूटेटेड जीन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये म्यूटेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे C और G आ गए। नॉर्मल जीन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ पे एक जगह बेस पेयर चेंज हुआ तो ये पूरा ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये म्यूटेटेड हो गया, ठीक है। और हमने जो प्रोब बनाया है इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम एक स्ट्रैंड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, जो ये एक स्ट्रैंड ये डीएनए हमको पता है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म वाला बना लें, जो मेरा प्रोब है, ठीक है, इस तरीके से है कि उसके पास क्या है, TAGC वाले यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है और मैंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर दिया है इस तरीके से। तो अब मुझे पता करना है कि इस इंडिविजुअल के अंदर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगी, अपने प्रोब को भेजूँगी इस तरीके से TAGC, ठीक है। अगर नॉर्मल, अगर बोल सकते हैं नॉर्मल सेल है या नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो मेरा प्रोब जो होगा वो बाइंड कर जाएगा, प्रोब बाइंड्स विद या कॉम्प्लीमेंट्री विद नॉर्मल जीन, ठीक है, नॉर्मल जीन, ठीक है। ये जो मेरा प्रोब है, अगर यहाँ पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट है तो मेरा प्रोब उससे क्या कर जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे T की जगह क्या हो गया, A आएगा, ठीक है, इसके लिए TCG, ये कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। लेकिन इन केस ऑफ म्यूटेटेड जीन, अगर यहाँ पे मेरा जीन क्या है, म्यूटेटेड है, ठीक है, और मैंने अपने प्रोब को यहाँ पे भेजा है, ये मेरा म्यूटेटेड जीन है, यहाँ पे CTCG, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मेरा जो प्रोब है यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, बोल सकती हूँ प्रोब डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री विथ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री विद म्यूटेटेड जीन। और इसको कैसे हम पता करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रहा, हम रेडियोग्राफिक फिल्म में देखेंगे। अगर फिल्म बन रही है तो इसका मतलब कि ये हमारा नॉर्मल जीन है।
फिल्म नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये कैसा है, म्यूटेटेड जीन है। ठीक है, तो पहले जानिए कि प्रोब क्या होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, जिससे हमने टैग किया है, जोड़ के रखा है क्या, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी को हम प्रोब बोलते हैं। मन में ये शंका है कि शायद इसके अंदर म्यूटेशन हो गया है जीन का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया है कि ये क्या है, नॉर्मल जीन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ATCG इस तरीके से है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस तरीके से होगा। मैंने प्रोब को क्या किया है, अपने एक स्टैंड वाला जो डीएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बना के रखा है। जैसे ATCG वाला जो जीन था, यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला एक स्टैंड था जो डीएनए का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने बना रखा है। ठीक है, म्यूटेटेड डीएनए में क्या हुआ, एक बेस पेयर डिस्टर्ब हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने बाहर ब्लड निकाला, तो फिर हमने क्या किया, प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की कोशिश की। अगर वो नॉर्मल जीन होगा तो प्रोब के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। लेकिन अगर वो म्यूटेटेड जीन होगा तो प्रोब डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन, वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि एक स्टैंड हम डीएनए नॉर्मल जीन का दे रहे हैं, तो जो दूसरा स्टैंड है हमारे प्रोब का वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। अगर म्यूटेटेड जीन है, कोई भी एक ही जीन म्यूटेट हो चुका है किसी भी कारणवश, तो यहाँ पे प्रोब हमारा कंबाइन नहीं करेगा। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, ऑटोग्राफी फिल्म की मदद से। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म की मदद से अगर फिल्म बन रहा है तो इसका मतलब कि हमारा प्रोब ने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया किसके, यहाँ पे नॉर्मल जीन के साथ। अगर प्रोब नहीं यहाँ पे कुछ बनाया है तो हमारा फिल्म कैसा दिखेगा, खाली खाली से दिखेगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा फोटो फिल्म में। इसका मतलब यहाँ पे म्यूटेटेड जीन है। तो यहाँ पे देखिए हम प्रोब को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बना सके। एक स्टैंड ऑफ डीएनए जो होगा हमने निकाला है नॉर्मल जीन से, दूसरा स्टैंड हम प्रोब का बना रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो सके, कॉम्प्लीमेंट्री हो सके। और हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं किसकी मदद से, हम ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ द म्यूटेटेड जीन। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोब बनाते हैं। अगर नॉर्मल जीन है तो उसके साथ प्रोब क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना लेगा, मीन्स यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा और वो फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखेगा। ठीक है, ये फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखेगा। लेकिन अगर म्यूटेटेड जीन होगा तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा और यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये जो ऑटो रेडियोग्राफी जो ये मेथड है ना, इसमें क्या होता है कि प्रोब अगर कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना लिया है नॉर्मल जीन के साथ तो फोटोग्राफी फिल्म पे कुछ कुछ हल्का हल्का दिखेगा आपको, जैसे एक्सरे का आता है ना उस तरीके से दिखेगा। अगर नहीं बनाया है मतलब वो म्यूटेटेड जीन है तो वो नहीं दिखेगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के अंदर म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, किस जीन पे हुआ है। आगे देखते हैं तीसरा मेथड एलाइजा। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जो एलाइजा मेथड होता है ये किस पे होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे सस्पेक्ट करते हैं एलाइजा मेथड में, मैं यहाँ लिखती हूँ। जो एलाइजा मेथड में क्या होता है, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान को लग रहा है कि उसको इस बीमारी को खतरा है, मान लीजिए उसको लग रहा है कि उसको HIV हो गया है, मिस HIV वायरस ने अटैक कर दिया, उसे एड्स हो गया है, तो हम ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है उसके बॉडी में शायद ये एंटीजन होंगे, दिस आर द एंटीजन। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि उसको इन्फेक्शन हो चुका है, दिस आर एंटीजन। ठीक है, ये क्या है, एंटीजन है। ठीक है, इस एंटीजन के अगेंस्ट मैं क्या करूँगी, एंटीबॉडी बनाऊंगी। ठीक है, इस एंटीजन के अगेंस्ट मैंने क्या किया है, एंटीबॉडी बना के रखा है और उसमें मैंने इंजाइम भी लिंक करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे एंटीबॉडी बना रही हूँ जो क्या कर रहे हैं, इंजाइम लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे इंजाइम लिंक्ड है। इस तरीके से मैं एंटीबॉडी, अगर उसके अंदर सच में एंटीजन है, ठीक है, सच में एंटीजन वो प्रेजेंट है, ये सस्पेक्टेड मतलब ऐसा मैं सोच के चल रही हूँ कि उसके अंदर ये एंटीजन आ चुका है, मीन्स उस इंसान को खतरा है, उस कह रहा है कि शायद मुझे HIV होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। तो मैं यहाँ पे एलाइजा की मेथड से ये देख रही हूँ कि जो एंटीजन है मैं ऐसे सस्पेक्ट कर रही हूँ कि शायद ये एंटीजन होगा, मैं इसके अगेंस्ट क्या दे रही हूँ, एंटीबॉडी बना के दे रही हूँ और उसमें क्या ऐड कर रही हूँ, इंजाइम। अगर ये बाइंड कर जाता है, सपोज करिए अगर ये बाइंड कर जाता है, ठीक है, इसको एक रिमूव कर दूँ। ठीक है, अगर ये मान लीजिए बाइंड कर जाता है, अगर एंजाइम बाइंड कर जाता है एंटीजन से, इसका मतलब से बीमारी है। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बाहर सबस्ट्रेट लगाऊंगी ताकि ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा। अगर यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर इंट्रैक्शन हुआ किसका, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन, अगर एंटीजन एंटीबॉडी का हुआ तो जो हमारा ये सबस्ट्रेट है, जो हमारा सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, एंजाइम को तोड़ेगा, ब्रेक्स। जो हमारा ये सबस्ट्रेट होगा, ये देखिए जो हमारा सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, ब्रेक्स एंजाइम, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा एंजाइम को एंड
प्रोड्यूस कलर, ठीक है, और कलर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस कलर। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ उसको उस एंटीजन के अगेंस्ट उसके अंदर हमारी जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी वो बाइंड कर गई, इसका मतलब इसके अंदर वो एंटीजन है, उसको बीमारी है, ठीक है। तो हम एलाइजा से ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन देख रहे हैं, या तो हम एंटीबॉडी भेज दें तो एंटीजन के साथ वो कंबाइन कर जाए, या तो हम एंटीजन सस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि एलाइजा में मैंने क्या किया कि मुझे शंका है, मुझे सस्पेक्ट ये लग रहा है कि यहाँ पे ये शायद उसके बॉडी में ये एंटीजन है, ठीक है, मैंने सस्पेक्ट किया और ये मैं लैब में कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, ठीक है। ये कैसी एंटीबॉडी है, ये जो मेरी एंटीबॉडी है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो मेरी एंटीबॉडी है कैसी है, ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है, जो जाके अगर इससे जाके ये कंबाइन कर जाती है, इंट्रैक्शन शो करती है, तो इसका मतलब इस इंसान के अंदर बीमारी है। और ये कैसे पता चलेगा, इंट्रैक्शन हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, हम क्या करेंगे, बाहर से सबस्ट्रेट देंगे ताकि एंजाइम, ये बोल सकते हैं एंजाइम ब्रेक डाउन हो, और क्या निकले, कलर निकले, तो इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है। एंजाइम जो है यहाँ पे बोल सकते हैं, जो एंजाइम होगा याद रखिएगा, वो एंटीबॉडी के साथ हम उसको जोड़ के रखेंगे ताकि वो सबस्ट्रेट जो कलर है वो दे, तब हमें पता चलेगा कि ये एंटीजन उसके अंदर है। तो चलिए देखते हैं एलाइजा। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। जो एलाइजा प्रिंसिपल है ये किससे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन में। और हम जो एंटीबॉडी देंगे यहाँ पे एंजाइम के साथ लिंक होगा, ताकि हमें ये पता चले लास्ट में कि हम जब सबस्ट्रेट डालें कि कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कलर आएगा तो इसका मतलब कि एंटीजन है उसके बॉडी में, कलर नहीं आएगा तो मतलब कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। Infection by pathogen can be detected by presence of antigen, that is protein, glycoprotein etc. or by detecting the antibody synthesis against the pathogen। बोला गया है या तो आप डिटेक्शन करिए, पता लगाइए कि जो पैथोजन है उसको किसके प्रेजेंस में देखें, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन जो होता है प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ये क्या है, ये हमारा एंटीजन है। हमने पहले एंटीजन को सोचा है कि शायद ये वाला एंटीजन होगा, उसके अगेंस्ट में हमने एंजाइम लिंक एंटीबॉडी दिया है। अगर वहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ है उसको पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट दे रहे हैं। अगर कलर आया तो इसका मतलब कि बीमारी है, अगर कलर नहीं आया तो इसका मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, मीन्स वो एंटीजन नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है। और या तो हम ये कर सकते हैं कि हम एंटीबॉडी सिंथेसिस करें उस एंटीजन के अगेंस्ट या उस पैथोजन के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है ये यहाँ पे आपको दो तरीके को देखने को मिलते हैं। एक तो कन्वेंशन, वो पुराना मेथड जिससे हम पता लगाएं कि जो सिम्टम्स आ चुके हैं उस हम सिम्टम्स को देख के हम क्या करते हैं, आप सीरम लेके आइए उससे एनालिसिस करेंगे या यूरिन से एनालिसिस करेंगे। ये अर्ली डिटेक्शन नहीं है, ये पुराना डिटेक्शन था। इसमें जब पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं जो पैथोजन है वो अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया है बॉडी में और सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम चेक कराने जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारे मन में थोड़ा भी संदेह है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें कि ये बीमारी तो नहीं है, तो ये यहाँ पे तीन मेथड हो सकते हैं। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा पीसीआर हो गया, तीसरा एलाइजा हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि किसी बीमारी को अर्ली डिटेक्शन करना तो ये तीन मेथड देखेंगे, ठीक है। और कोई भी सिम्टम तभी किसी इंसान के अंदर आता है जब वो अपना पूरा पैथोजन ने अपनी पूरी जनसंख्या बढ़ा ली है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हाई है। लेकिन जब हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं उस समय क्या होता है, पैथोजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है, वो मल्टीप्लाई अभी नहीं किया है, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें हम अर्ली डिटेक्शन में भी पता लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पीसीआर में तो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। पीसीआर को हम तीन जगह इस्तेमाल करते हैं। पहला, जिसको लगता है कि एचआईवी की वजह से उसको एड्स है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को सही पता लगाने के लिए हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, तो तब पता लगा सकते हैं। तीसरा ये होगा कि अगर कोई भी जीन म्यूटेट करी है और आगे चल के कैंसर हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको पता लगा सकते, ये अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोब की, तो प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है जो कि उसके वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ उसको लिंक किया गया है, टैग किया गया है, ठीक है। कोई भी इंसान है उसको लगता है कि ये शायद बीमारी हो सकती है, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डीएनए के जो सीक्वेंसेस, एक स्ट्रैंड का डीएनए हमें पता है तो दूसरे स्ट्रैंड को हम क्या करते हैं, प्रोब में जोड़ देते हैं। अगर उसके अंदर नॉर्मल जीन है तो प्रोब जाके वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। अगर नॉर्मल जीन नहीं है, म्यूटेटेड जीन है, तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में जैसे एक्सरे का जो स्कैन करके आता है, वैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी में भी हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर प्रोब ने कॉम्प्लीमेंट्री बनाई है, नॉर्मल जीन के साथ है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई म्यूटेटेड जीन नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना है, अगर कोई भी फोटोग्राफिक फिल्म में कुछ नहीं दिख रहा है, खाली खाली सा, इसका मतलब उसके अंदर म्यूटेटेड जीन है, इसीलिए प्रोब ने कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाई, इससे हम पता लगा सकते हैं। और तीसरा स्टेप क्या था, एलाइजा। एलाइजा से हम एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन से पता लगा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हुआ किसी पैथोजन के द्वारा तो हम उसको या तो एंटीजन दे के पता लगा सकते हैं, एंटीजन
प्रोटीन का हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन का हो सकता है। अगर हमको पता है एंटीबॉडी देके हम उसको पता लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पता लगाया है कि अगर शायद उसके बॉडी में ये एंटीजन होगा तो उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, एंजाइम को जोड़ के उस एंटीबॉडी को यहाँ पे भेजा है। और अगर हमको पता लगाना है कि ये एंटीजन उसके बॉडी में है तो ये इनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को भेजेंगे ताकि ये सबस्ट्रेट जाए और इस एंजाइम को तोड़े। अगर कलर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंट्रैक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ही बीमारी है। अगर नहीं कलर आ रहा है तो इसका मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर ये एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब है कि हमने एनिमल्स के अंदर उनके जीन में छेड़खानी कर दी, मीन्स मैनिपुलेशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एनिमल्स दैट हैव देयर DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animal। बोला गया है कि ऐसे जानवर, ठीक है, जिनके DNA में मैनिपुलेशन किया गया है, जिनके DNA में चेंजेस किए गए हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने जो फॉरेन जीन उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, sheep, cow and fish have been produced, although over the 95% of all existing transgenic animal are mice। ठीक है, बोला गया है कि ट्रांसजेनिक रैट बनाए गए हैं, ठीक है, रैबिट बनाए गए हैं, पिग बनाए गए हैं, शिप, काऊ, फिश तक बन चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल होता है ट्रांसजेनिक एलिमेंट, ठीक है, लेबोरेटरी में, वो कौन है, माइस है 95%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। वाई आर दीज एनिमल बींग प्रोड्यूस, क्यों इन एनिमल को बनाया गया, किस कारण हम उनके जीन को मैनिपुलेट किए हैं, क्या कोई तो रीज़न होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए सेवरल जो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, यही रीज़न है। हाउ कैन मैन बेनिफिट फॉर सच मॉडिफिकेशन, किस तरीके से इंसानों को इनके जो जीन में मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इनको ट्रांसजेनिक बनाया गया है, कैसे इंसान इनसे बेनिफिट पा रहा है। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। चलिए एक एक करके सारे कॉमन रीजन्स को पढ़ते हैं। पहला क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि हमको नॉर्मली फिजियोलॉजी चेक करना है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है जीन, उसको पता लगाने के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, transgenic animal can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं ये क्या करते हैं, ये स्टडी कर पाते हैं किस तरीके से जीन रेगुलेट हो रहा है, काम कर रहा है, कैसा उसका इफेक्ट दिख रहा है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं बॉडी में। ठीक है, उसका इफेक्ट देख सकते हैं, वो कैसे काम कर रहा है, प्रोसीजर दे सकते हैं, किसकी मदद से, हम ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जैसे कि हमको स्टडी करना है कुछ कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि ग्रोथ, जैसे इंसुलिन लाइक यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर दिए गए हैं, किस तरीके से इंसुलिन काम करता है, सब कुछ हमको अगर स्टडी करना है कि जीन किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे कैसे ये अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो इसके इफेक्ट से कैसे कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे डेवलपमेंट करता है, उसको स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। By introducing the gene from the other species that alter the formation of these factor and studying the biological effect, and that result the information is obtained about the biological role of the factor in the body। बोला गया है कि जब हम जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी और स्पीसीज से लाके, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नया फैक्टर बनता है, ठीक है, जो कि स्टडी कराता है। मीन्स हम बोल रहे हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, हम जीन कहीं और से ला रहे हैं, किसी स्पीसीज से हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है ताकि हम स्टडी कर सकें जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी दवा बना रहे हैं, कोई भी जीन में चेंजेस कर रहे हैं तो फॉरेन इंसान पे कर रहे हैं, नहीं, पहले हम एनिमल के अंदर वो जीन ला रहे हैं। जैसे मेरा मन है कि वो मैं डिजायरेबल जीन लेके आऊँ, उसको वेक्टर से जोड़ूँ और ये वाला देखूँ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा हम डायरेक्टली इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे नहीं कर सकते, हमें ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर ये ट्राई करते हैं, ठीक है, लैब में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम जो भी रिजल्ट होगा, अच्छा बुरा, हम कहाँ देख पा रहे हैं, हम अपने ट्रांसजेनिक एनिमल पे देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिसीज। किसी बीमारी को अगर हमें स्टडी करना है तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। ठीक है, बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके, किस तरीके से हम समझ सके कि किस तरीके से जीन काम करता है, कैसे बीमारी को डेवलप करता है बॉडी में जाके। ठीक है, किस तरीके से अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो कैसे बॉडी में वो अपना मैकेनिज्म कर रहा है, ये सब जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। These are specially made to serve as a model for the human diseases so that the investigation of the new treatment of diseases is made possible। ठीक है, ये ऐसे सर्व कर रहे हैं, ऐसे मॉडल, ये पता लगाते हैं कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से बीमारी आती है, कैसे पैथोजन अपना काम करता है, किस तरीके से बीमारी लाता है, और ये हमें बताता है कि हम कैसे कैसे नए नए ट्रीटमेंट्स ला सकते हैं इन बीमारियों के अगेंस्ट। ठीक है,
टुडे द ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेस, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन डिसीजेस के लिए। हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कैंसर हो गया, सिस्टिस फिब्रोसिस हो गया, रिमोटाइड अर्थराइटिस, याद रखिएगा क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, अल्जाइमर्स, ठीक है। हमने क्या किया, आज के समय में बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके बहुत सारे ह्यूमन के डिसीजेस को स्टडी किया है और उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हो गया कैंसर, सिस्टिस फिब्रोसिस हो गया, रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पे लिख लीजिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिसीज, ठीक है, या फिर अल्जाइमर। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जीन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। देखिए, मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, ठीक है। मेडिसिन जो हम खाते हैं, जो मेडिसिन बनता है हमारे लिए, वो क्या होता है, उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए और द जीन विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। बोला गया है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं ताकि जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है हम उस एनिमल से ही बना सकें। क्यों, कैसे, क्योंकि जो जीन है, जो डीएनए है, उसको क्या करेंगे, वेक्टर में जोड़ेंगे, फिर उस एनिमल में डाल देंगे ताकि वो जो एनिमल है उसी को प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें अपने यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसका डीएनए वो जीन, और उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने एनिमल से उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सच एज, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट द एम्फाइजमा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक शिप थी, ट्रांसजेनिक शिप, जो शिप थी उसका नाम क्या था, ट्रेसी। एनसीईआरटी मैंने दिया बट ये एक्स्ट्रा है। जो ट्रेसी नाम की शिप थी वो कैसी थी, ट्रांसजेनिक। मैंने क्या किया, शिप के अंदर उसके जीन में हमने चेंज कर दिया, हमने वहाँ पे इस तरीके से जीन डाल दिए कि वो जो दूध देती थी ना, वो क्या, उसमें क्या होता था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। ये ह्यूमन प्रोटीन है जो क्या ट्रीट करता है, एम्फाइजमा जैसी बीमारी को, ठीक है। हम किससे ऑब्टेन करें, ट्रांसजेनिक एनिमल से, जो कि एक शिप है जिसका नाम ट्रेसी है। हम उससे अपना ह्यूमन प्रोटीन जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उससे ऑब्टेन करें, जैसे एम्फाइजमा जैसी खतरनाक बीमारी से हम छुटकारा पा सकें। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिस फिब्रोसिस, और ऐसे भी और अटेम्प्ट किए गए, प्रयास किए गए, किसके लिए, फिनाइलकीटोनुरिया जैसे यहाँ पे बीमारी है, चाहे सिस्टिस फिब्रोसिस, इनको सही करने के लिए। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट इज रोजी प्रोड्यूसेस द ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर। बोला गया है कि 1997 में पहली एक ट्रांसजेनिक काउ थी जिसका नाम रोजी था, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रोजी काऊ है कैसी है, ट्रांसजेनिक है। कब बनी है ये, 1997 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा दूध प्रोड्यूस करती थी जिसमें ह्यूमन का प्रोटीन था, ठीक है, ह्यूमन का जो प्रोटीन है वो था, ठीक है, ह्यूमन के मिल्क का प्रोटीन, और उसके 1 लीटर दूध में क्या था, 2.4 ग्राम क्या आता था, प्रोटीन आता था। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, एंड वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काऊ मिल्क। बोला गया है कि अगर किसी ह्यूमन बेबी को दूध पीना है तो वो नेचुरल काऊ से ना लेकर वो ट्रांसजेनिक जो काऊ है रोजी, उसका दूध पिए। क्यों, क्योंकि उसके दूध में एक प्रोटीन आ रही है जिसका नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये ज़्यादा ही न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल काऊ। क्यों, क्योंकि उसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ये जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ह्यूमन की, वो पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल मीन्स हम एनिमल के अंदर अपने जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करने के लिए वो जीन डाल दें ताकि जो एनिमल है उस प्रोडक्ट को हमें दे सके। तो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने 2 देखे। पहला क्या था कि हमारी एक ट्रांसजेनिक शिप है जिसका नाम ट्रेसी है, वो क्या कर रही है, वो ह्यूमन प्रोटीन बना रही है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये एक ह्यूमन प्रोटीन है जिससे बीमारी ट्रीट की जा रही है, एम्फाइजमा। दूसरा 1997 में एक पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, ऐसी गाय जिसके अंदर हमने जीन डाला है कि वो जब भी दूध दे तो उसके दूध में प्रोटीन कौन सी होनी चाहिए, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो ह्यूमन की प्रोटीन है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ऐसे काऊ को बनाया जो क्या है, ट्रांसजेनिक है, जिसका नाम रोजी है। 1997 में उसने 1 लीटर के दूध में उसके 2.4 ग्राम क्या है, ह्यूमन के अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो कि मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी करता है और किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये ह्यूमन बेबीज़ के लिए एज कम्पेयर टू अगर वो नेचुरल काऊ का दूध पी रही है तो, ठीक है। आगे देखते हैं वैक्सीन सेफ्टी। अगर हम किसी वैक्सीन को बना रहे हैं तो उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए वो जो ट्रायल होता है वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे करते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर अ यूज इन अ
टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। ठीक है, अगर हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो उसकी सेफ्टी को चेक करने के लिए जो टेस्टिंग होती है उसको कहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन को देने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। ठीक है, आज के समय में जो ट्रांसजेनिक माइस है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो पोलियो की वैक्सीन बन रही है उनका अगर ट्रायल देखना हो, उनको टेस्टिंग करना हो तो हम किस पे कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर कर रहे हैं। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ द मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है कि जो ट्रांसजेनिक माइस है अगर पूरे से अच्छे से ये टेस्ट कर सके, सेफ्टी चेक कर सके पोलियो वैक्सीन की, अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है, रिलायबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, मंकी को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मंकी जैसे हम पहले क्या करते थे, मंकीज के ऊपर हम वैक्सीन का चेकअप करते थे, टेस्ट करते थे, लेकिन अगर ट्रांसजेनिक माइस ये करने में समर्थ है तो हम क्या करेंगे, जो मंकीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। किस तरीके से हम पता कर सकते हैं जो केमिकल है ये अच्छा है या टॉक्सिसिटी है, कैसा है, हम किसी केमिकल को चेक करना चाहते हैं तो देखिए दिस इज नोन एज द टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। हम किसी जहर को या किसी टेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी केमिकल को टेस्ट कर रहे हैं, वो सेफ है या खराब है। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज फॉर द टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। वही सेम है कि हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर उसको यूज करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी द जीन विच मेक्स देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को इस तरीके से बनाया है, उसके पास कुछ ऐसे जीन हैं जो क्या करते हैं, जब कोई भी जहरीली चीज़ होगी, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, उसके अगेंस्ट वो क्या होंगे, बहुत ही जल्दी सेंसिटिव होंगे एज कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ऐसे जीन डाले हैं कि जैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंस उसको देखेगा तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे उस सब्सटेंस से। ठीक है, हम जैसा कि नहीं देख पाते किसमें, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल में। ठीक है, दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडी। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को टॉक्सिक सब्सटेंस के पास भेज देते हैं, तब हम उस पर इफेक्ट स्टडी कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, क्यों, अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करूँ जिसमें जहर है, अगर कोई नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल उसे खाया तो उसका इफेक्ट उसको कुछ घंटे बाद देखने को मिलेगा कि उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर वही ट्रांसजेनिक एनिमल उसका इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर वो इफेक्ट तुरंत दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने कुछ ऐसे जीन डाल दिया है ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर कि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होगा तुरंत उसके अगेंस्ट क्या करेगा, सेंसिटिव हो जाएगा, तुरंत इफेक्ट दिख जाएगा। तो तुरंत हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन अ सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। जो टॉक्सिसिटी अगर है, किसी सब्सटेंस में जहर है, टॉक्सिक है वो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनसे जल्दी से जल्दी कम समय में रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब कि हम अगर कोई सब्सटेंस में टॉक्सिक है, मीन्स कोई जहरीला पदार्थ है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर जो जीन डाले हैं वो क्या कर सकता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट सेंसिटिव दिखा सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से हम कम समय में ही पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इथिकल इशू। ठीक है, द मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। ठीक है, जो मैनिपुलेशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन के द्वारा, ये आगे ना जाए। ठीक है, ये जो जिस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है ये क्या है, एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, some ethical standards are required to evaluate the morality of all the human activity that might help or harm the living organism। ठीक है, कुछ यहाँ पे एथिकल, यहाँ पे कुछ कानून बनाए, कुछ यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि किस तरीके से आप कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कितना चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन कहा जब चाहे तब एक्सपेरिमेंट करें, नहीं, आपके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, कुछ एथिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, हम उसकी मदद कर सकें। आगे देखते हैं, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशू द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम मोरालिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उस चीज़ से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो हम थोड़ा दया दिखा रहे हैं कि जो भी हम एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम जीन चेंज कर रहे हैं, हमें ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को परेशान नहीं करना, हमें अपने एक बोल सकते लिमिट में ही करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि मोरालिटी के साथ साथ ये जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। Genetic modification of organism can have unpredictable result when such organism are introduced into the ecosystem। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हमने किसी जीन को चेंज कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने सोचा नहीं होगा, और जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बोल सकते हैं अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसको बाहर अपने इकोसिस्टम में छोड़ दें। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़
सेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी विच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द GM ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, इसीलिए ये सबको ध्यान में रखते हुए कि कोई इंसान ये ना सोच ले कि मैं क्या करूँ, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूँ इस ऑर्गेनिज्म से और पूरे संसार में आतंक फैला दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, ये डिसाइड करेगा कि आप ये डिसीजन लेगा कि कितना वैलिड है, कितना आप जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कितने हद तक, कितनी सेफ्टी को देखते हुए, और जो भी आप कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जिस ऑर्गेनिज्म का, वो पब्लिक सर्विसेज के लिए अच्छा है या बुरा है, मतलब कि वो डिसीजन लेगा। आगे देखते हैं, द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेटेंट गारंटेड फॉर द सेम। ठीक है, प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो दवाइयाँ, जो फूड्स ह्यूमन के लिए बने हैं, तो कोई कह रहा है मैंने बनाया है, कोई कहा मैं बना रही हूँ। ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो इसको बनाया है पहली बार, जो ये मॉडिफिकेशन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पब्लिक सर्विसेज के लिए, चाहे फूड हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, एक ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि लोग कहते थे कि ये सेम चीज़ मार्केट में बिक रही, कोई कह रहा है मैं बना रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं क्लेम कर रहे हैं लोग। ठीक है, देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टन कंपनी, ठीक है, यहाँ पे लोग गुस्सा कर रहे हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं आर बीइंग गारंटेड द पेटेंट फॉर अ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक use the genetic material, plant and other biological resource that have been long being identified, developed and used by the farmer and indigenous people of a specific region and country। ठीक है, लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना एंगर दिखा रहे हैं कुछ कंपनीज के ऊपर कि जो कंपनी ये कह रही है कि ये हमने बनाया है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो टेक्नोलॉजी हमने लाई है, लेकिन जो उन्होंने चेंज किया जिस प्लांट में, जिस बायोलॉजिकल रिसोर्स में, ये पहले से ही हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लोग उसको डेवलप कर चुके हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नीम मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी आगे कहती है कि जो नीम का प्रोडक्ट है मैंने पहले बनाया, पता चला यहाँ पे इंडिया के लोग ने नीम के कई सारे प्रोडक्ट्स बना के इस्तेमाल किए, तो लोगों को गुस्सा आएगा। ठीक है, इस बात के लिए आगे देखते हैं, राइस इज important food grain the presence of which goes back to thousands of the year the Asia एग्रीकल्चर हिस्ट्री। बोला गया है कि राइस जो है सबसे पुराना फूड ग्रेन है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जो राइस है इंडिया में इसकी 2 लाख वैरायटीज देखने को अकेले इंडिया में मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम बहुत हज़ारों साल पहले जाए तो एशिया में जो एग्रीकल्चर हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जा रहा था, राइस का किया जा रहा था। देयर आर एन एस्टिमेट 2 लाख वराइटी ऑफ द राइस इन इंडिया अलोन। अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ अकेले 2 लाख वराइटी किसकी, राइस की हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ द राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। जो डाइवर्सिटी है राइस की सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। ठीक है, जो हमारा इंडिया है फेमस है किसके लिए, राइस का प्रोडक्शन करता है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर द यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड आर 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। बोला गया है कि बासमती राइस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, बासमती राइस को क्यों, उसके पास कुछ यूनिक फ्लेवर है, कुछ अरोमा है, फ्लेवर खाने में स्वाद अच्छा आ रहा है, सूंघने में भी अच्छा स्मेल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं उसके पास क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं उसके पास यूनिक अरोमा है, फ्लेवर है, और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है जो कि इंडिया में ग्रोन की जाती है। 27 जो यहाँ पे वैरायटीज है इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है उसे ग्रोन की जाती है। ठीक है, देयर इज रेफरेंस टू द बासमती इन द एशियन टेक्सेस फ्लोर एंड द पोइट्री एंड इज बीन ग्रोन इन द सेंचुरी। ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया है, मतलब इसकी कहानियाँ बताई गई है पुराने टेक्सेस किताबों में देखेंगे, एशियन जो प्राचीन काल की किताबें थी, जो यहाँ पे गाना संगीत था, जो पोइट्री थी, उनमें बासमती के बारे में बहुत चर्चा की गई है और बहुत सेंचुरीज, बहुत 100 सालों से ये कहा जा रहा है। ठीक है, इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट अ पेटेंट राइट ऑन द बासमती राइस यूजिंग द यूएस पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस। ठीक है, जो हमारे इंडिया की बात करते हैं तो बासमती का जो है 2 लाख वैरायटी है इंडिया में और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है। लेकिन 1997 में क्या हुआ, अमेरिका की कंपनी आई, ठीक है, उसको पेटेंट मिल गया, उसको बोल सकते हैं पेटेंट का मतलब उसको अधिकार मिल जाता है कि वो एक नई वैरायटी जो है बासमती राइस को उसको पेटेंट मिल गया है। किससे मिला है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से मिला है। देखिए इसने क्या किया है, जो ये अमेरिकन कंपनी बहुत चला के, देखिए क्या किया है, दिस अलाउ द कंपनी टू सेल न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। इसने एक ऐसी वैरायटी बनाई है बासमती की जो अब ये बेच पा रहा है कहाँ पे, यूएस में, अब्रॉड में, हर जगह बेच पा रहा है। न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर वैरायटी। ठीक है, जो नई टाइप की उन्होंने बोल सकते हैं नई वैरायटी बनाई है बासमती की, उन्होंने क्या किया है, बासमती का सेम वही उठाया जीन जो यील्डिंग हो रही है, इसको क्या किया,
सेमी डार्क वैरायटी कर दिया, इसके साथ इसको कंबाइन करके एक ऐसा प्लांट बनाया जो कि बासमती की जैसे यहाँ पे राइस निकलेंगे ही, और जो इसकी हाइट होगी वो कितनी छोटी होगी, ठीक है। जो एक्चुअल बासमती प्लांट का जो हाइट होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसने क्या किया, देखिए जो न्यू वैरायटी है बासमती हैड बीन एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर वैरायटी, ठीक है। जो एक्चुअल इनकी जो वैरायटी थी नई बासमती की, उन्होंने कहाँ से उठाया है उसको उठाया जो इंडियन फार्मर कल्टीवेट कर रहे हैं अपने खेतों में, उसका उठाया है। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डार्क वैरायटी एंड क्लेम एज एन इनोवेशन और द नोवेटरी। बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, इंडियन जो बासमती बोल सकते हैं कल्टीवेट की जा रही है फार्मर के द्वारा खेतों में, उसको उठाया है और किसके साथ क्रॉस करा दिया, उसको करा दिया क्रॉस, हम बोल सकते हैं सेमी डार्क वैरायटी, ठीक है। एक छोटा सा डार्क वैरायटी है किसी बोल सकते हैं राइस का, उसके साथ क्रॉस करा दिया, और इससे क्या बन गया, बासमती प्लांट का छोटे हाइट वाला यहाँ पे बोल सकते हैं प्लांट बन गया। प्रोडक्टिविटी तो उतना ही है, बस हाइट क्या है, छोटा हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं कि एक नया इन्वेशन कर दिया, नई एक नोवेल्टी है, ठीक है। उन्होंने इसको बोल दिया कि नई वैरायटी हम खुद बनाए और उसको क्लेम कर रहे हैं। The patent extend to the functional equivalent implying that the other people selling basmati rice could be restricted by the patent, ठीक है। जो पेटेंट होता है ये क्या है, फंक्शनल इक्विवेलेंट है, जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान बिना इजाज़त के, ठीक है, बिना परमिशन के ऐसे बासमती राइस को बेचेगा तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। इसीलिए जो 1997 में जो अमेरिकन कंपनी थी, इसने क्या किया, पहले तो बासमती राइस का पेटेंट किससे लिया है, यूएस पेटेंट से और ट्रेडमार्क ऑफिस से लिया। उसने क्या किया, जो इंडिया में कल्टीवेशन की जा रही है बासमती, उसको उठाया है और उसका क्रॉस किससे करा दिया है, जो सेमी डार्क वैरायटी थी राइस की, उससे करा दिया, ताकि जो नई वैरायटी बनी है वो क्या है, हाइट में छोटी है, ठीक है, प्लांट छोटा है हाइट में, वही सेम बासमती तो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेमी डार्क वैरायटी बना दिया है बासमती का और उसको क्लेम कर रहा कि हम एक नया इन्वेशन किए हैं, ठीक है। सेवरल अटेम्प्ट हैज आल्सो मेड टू द पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड द प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, दैट इज द एग्जाम्पल किया है नीम एंड टर्मरिक। बोला गया कि और भी आइटम लगाए गए हैं पेटेंट पाने के लिए कि जो इंडिया में टर्मरिक है, नीम है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल हर्बल जो मेडिसिन इंडिया में मिलती है, जैसे टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बोली कि हमें इसका पेटेंट दे दीजिए कि हम इससे एक नया अपना बोलेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट बना के इसको बेच रहे हैं, ठीक है। If we are not vigilant and we are not immediately counter these patent application, other country individual may encourage on our rich legacy and we may not be able to do anything about this। अगर अभी से हम लोग जागरूक नहीं हुए, अभी से हम आवाज़ नहीं उठाएं, तो आगे चल के और भी जो कंपनीज हैं आके पेटेंट ले लेंगी और हमारे ही घर पे रखी हुई जो चीज़ें हैं इसी का इस्तेमाल करके वो बोलेंगे कि हमने इसको बनाया है। जैसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिया कि बासमती राइस को उठाया और डॉर्फ जो वैरायटी थी बोल सकते हैं राइस के, उन्होंने उसका क्रॉसिंग करा के एक ऐसा वैरायटी बनाया जिसमें हाइट छोटी थी बासमती की और वो उसको क्लेम कर रहे हैं कि हमने बनाया। ऐसे ही यहाँ पे इंडिया में जैसे नीम हो गया, टर्मरिक हो गया, बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं यहाँ पे, उसका इस्तेमाल करके लोग और चाहते हैं कि अपना पेटेंट देना कि हमने इसको बनाया। तो अगर हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पास रिच लेगेसी है, ठीक है, इन सब चीज़ों का कि और सारी कंपनियाँ आएंगी और इसको पेटेंट दे के अपना बना लेंगी। आगे बढ़ते हैं, बायोप्रेसी। बायोप्रेसी का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बायो रिसोर्सेज है उनकी चोरी कर रहे हैं, ठीक है। बायोप्रेसी में हम देखते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो क्या करती है, बायो रिसोर्स को चुरा के उसको बेचती है, ना ही कंट्री को कोई फ़ायदा दे रही है, ना जो जिस कंट्री के लोग हैं उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेसी का मतलब होता है चोरी, ठीक है। बायोप्रेसी का मतलब होता है कि यहाँ पे बायो रिसोर्स की चोरी की जा रही है। Biopress is a term used to refer to the use of bio resource by the multinational company and other organization without the proper authorization from the country and the people concerned without the compensatory payment, ठीक है। बोला गया कि जो बायोप्रेसी है ये क्या है, ये रिफर करता है कि जो बायो रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री का, मल्टीनेशनल कंपनी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लोग आते हैं, ठीक है, कंट्री से बिना इजाज़त दिए, बिना किसी परमिशन के उस चीज़ को उठा के उसको बेच रहे हैं, ना ही कंट्री को मतलब बोल सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट को कोई यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही लोगों को दे रहे हैं। तो ये क्या है, बायोप्रेसी है। यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, कोई भी उनके अंदर पेटेंट नहीं है, कुछ भी वो नहीं कर रहे और चोरी करके उसको बाहर बेच रहे हैं, ठीक है। Most of the industrialized nation are the rich in financially but poor in the biodiversity and the traditional knowledge, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो नेशन है, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं वो इतने मतलब इंडस्ट्रीज में ही माहिर है कि वो अपने इंडस्ट्रीज से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर तो है, ठीक है, रिच तो है, बट उनको अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है।
In contrast, the developing and the underdeveloped world is rich in the biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources. तो बोला गया है कि जो इसके अगेंस्ट अगर देखें, जो थोड़ी सी गरीब है या डेवलप कर रही है कंट्री, जैसे डेवलपिंग हो गया, अंडर डेवलप कंट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, वहाँ क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, वहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज है लोगों के में, लेकिन वो थोड़ी फाइनेंशियली वीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल नेशन है, जो फाइनेंशियली जो मजबूत है ऐसा देश, उसमें क्या है, उनके पास कोई भी अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए या कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होगा, याद रखिएगा, जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो अंडर डेवलप है, जो थोड़ी गरीब कंट्री है, उनके पास क्या है, उनको पूरा नॉलेज है अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए, और उनको पता है कि क्या ट्रेडिशनल नॉलेज है, किस तरीके से अपने बायो रिसोर्सेज का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। Traditional knowledge related to the bioresource can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort, expenditure during the year commercialization। बोला गया है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात यहाँ की जा रही है, इसका मतलब ये है कि पहले हम अपने बायोडाइवर्सिटी को जाने कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से मॉडर्न एप्लीकेशन के फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम समय में हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट बना के, एफर्ट दे के, और हम उससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। There has been growing realization of the injustice, inequity, compensation and benefit sharing between the developed and developing country। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ये बात रियलाइज हुआ कि कुछ चीज़ें इनजस्टिस हैं, ठीक है, जो कॉम्पेंसेट मतलब पैसे नहीं दे रही हैं, जो कि बेनिफिट शेयर नहीं हो रहा है, किसके बीच में, डेवलप्ड और यहाँ पे बोल सकते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में। Therefore, some nations are developing law to permit such unauthorized exploitation of their bioresource and the traditional knowledge। इसीलिए हर देश में क्या है कि जो डेवलपिंग लॉ है, यहाँ पे कुछ कानून बनाए गए हैं कि ताकि जो लोग चोरी से यहाँ की चीज़ों को उठाकर बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर देश में क्या है, एक बोल सकते हैं लॉ बनाया गया, डेवलपिंग लॉ, जिससे क्या हो कि जहाँ से उठा रहे हैं उन लोगों को भी क्या मिले, फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे जो अनऑथराइज एक्सप्लॉटेशन हो रहा है बायो रिसोर्सेज का या ट्रेडिशनल नॉलेज का, उसको रोका जाए, ठीक है। Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such a issue into the consideration, including the patent term of the emergency provision, research and the development इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया के जो पार्लियामेंट है वहाँ से क्लियर हुआ है एक लॉ, यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंड अमेंडमेंट, ठीक है, इंडियन पेटेंट बिल में, जिसमें बोला गया है कि इन सारे इश्यूज़ को कंसीडर किया गया है। अगर इंडिया से कोई उठा के सामान लेके जा रहा है बायो रिसोर्स और बाहर बेच रहा है, तो भाई इंडिया के गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दे, ठीक है, जहाँ जिस लोगों से ले रहा उनको भी फ़ायदा दे। तो इंडिया के जो पार्लियामेंट से यहाँ पे एक बोल सकते हैं बिल पास हुआ, उसमें सेकेंड अमेंडमेंट में बताया गया है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही, जो इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, जो रिसर्च हो रहा है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग यहाँ की चीज़ उठा के कहीं बेच रहे हैं, तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है वो वैसे भी कम होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ का जो चीज़ उठा के लोग बाहर बेच रहे हैं वो भी क्या है, अनऑथराइज्ड है, परमिशन भी नहीं ले रहे हैं, ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप इमरजेंसी प्रोविज़न है, आपके पास राइट है, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, इवन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। Biotechnology has given a human several useful products by using microbe, plant, animal and their metabolic machinery, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन के लिए बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हुआ, चाहे मेडिसिन का फील्ड हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनके जीन में क्या कर रहे हैं, उनके जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उसमें क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। Techniques of a tissue culture and somatic hybridization offer a vast potential for the manipulation of the plant in vitro to produce new variety, ठीक है। जैसे हमने देखा था टिश्यू कल्चर किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मन चाहा विट्रो कल्चर में, ठीक है, हम लैब में ही अपने मन चाहे जो कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं प्लांट में उसको ऑब्टेन कर सकते हैं एज अ न्यू वैरायटी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच दैट दे हैव अ नोबल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम छेड़खानी कर रहे हैं, हम अपने जीन को, डिज़ायरेबल जीन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ताकि हम क्या कर सकें, अपने जो हमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर सकें।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्रिएटेड बाय यूजिंग अ मेथड अदर देन नेचुरल मेथड टू ट्रांसफर वन और मोर जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जनरली यूजिंग द टेक्निक सच एज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बोला गया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है जिसके जीन में चेंज कर दिया जाए, चाहे माइक्रोब हो गया, फंगस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी हो गया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक या उससे ज़्यादा जीन में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। और किस टेक्निक से कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। जीएम प्लांट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, देखिए हैव बीन यूजफुल इन इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड। ठीक है, हमने क्या किया है, प्लांट के जीन में मैनिपुलेट किया है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया क्रॉप को, ताकि हम अपनी क्रॉप की यील्ड को ज़्यादा पाएं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, जो भी हार्वेस्टिंग करने के बाद जो लॉसेस होते थे, जैसे मान लीजिए टमाटर खेतों से निकला, कुछ दिन बाद वो सड़ने गलने लगा, मार्केटिंग होने से पहले ही खराब होने लगा, तो उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसे जीन डाले जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बोल सकते हैं काफ़ी दिन बाद, ठीक है, हार्वेस्टिंग होने के बाद भी वो क्या है, वैसे के वैसे पड़ा रहे। एंड मेक द क्रॉप मोर टॉलरेंट ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि अपने जीन को हम प्लांट में इस तरीके से डालें कि जो एबायोटिक स्ट्रेस हो, जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, सैलिनिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस कंडीशन में भी हमारा जो क्रॉप है स्टैंड कर सके। देयर आर सेवरल जीएम crop plants with improved nutrition value of food and reduce the reliance on the chemical pesticide pest resistant crop। बोला गया है कि हम जीएम जो क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम कुछ यहाँ पे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिए, जैसे कि डोफोडिल्स हो गया, ठीक है, उनसे बीटा कैरोटीन जीन उठा के कहाँ डाल दिया गया, राइस में डाल दिया गया, और वो राइस कैसा हो गया, गोल्डन राइस हो गया, उसमें विटामिन ए भरा हुआ है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की मदद से हम जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, हम केमिकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम जो केमिकल पेस्टिसाइड को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको छोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, जैसा कि हमने टोबैको प्लांट में देखा था। आगे देखते हैं, recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of the healthcare by enabling the mass production of the safe and more effective therapeutics। ठीक है, हमने recombinant DNA टेक्नोलॉजी की मदद से हमने लार्ज अमाउंट में हेल्थ के सेक्टर में हमने लार्ज अमाउंट में थेरापेटिक ड्रग्स बनाए हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल है, जैसे कि हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया है। ठीक है, since the recombinant therapeutics are identical to human protein, they do not induce the unwanted immunological responses and are free from risk of infection as was observed in case of the similar product isolated from non-human resources। ठीक है, जो भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से जो दवाइयाँ बनी है, थेरापेटिक्स बनी है, उनमें वो क्या है, उनमें जो प्रोटीन है वो आइडेंटिकल है ह्यूमन की, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आपको इंड्यूस कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एलर्जी वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। ये रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, ये फ्री फ्रॉम रिस्क है कि कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसा कि पहले हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हम पहले इंसुलिन को निकालते थे पिग से, स्लॉटर कैटल से, तो यहाँ पे क्या था, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्स थे। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते थे ये नॉन ह्यूमन सोर्सेज थे, इससे हम निकालते थे, तो इससे जो पेशेंट लेते थे उनके अंदर बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते थे, एलर्जी होता था, रिएक्शन होता था। लेकिन जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे थेरेपेटिक्स ड्रग्स बन रहे, उनमें जो प्रोटीन होता है वो आइडेंटिकल होता है ह्यूमन से, यहाँ पे कोई भी अनवांटेड एलर्जी या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं देखने को मिलते, और ये फ्री होते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, Human insulin is made in the bacteria, yet its structure is absolutely identical to that the natural molecule। जो ह्यूमन इंसुलिन है इसको इली लिली कंपनी ने कब बनाया था, 1983 में बनाया था। ठीक है, उसने क्या किया, एक ए चेन और बी चेन को अलग अलग सेपरेटली अलग अलग इकोलाई में बनाया था, प्लाज्मिड की मदद से उसे जोड़ा, उस जीन को, उस डीएनए के सीक्वेंस को, और उसको इकोलाई में क्लोनिंग कर लिया, एंड देन उसको आइसोलेट किया, ए वाले चेन को, बी वाले चेन को, और उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से इसको जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन का इंसुलिन बन चुका है। तो जो ह्यूमन का इंसुलिन है किस बैक्टीरिया बना था, ये इंपॉर्टेंट है, इकोलाई में बना था। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसा कि ह्यूमन का मैच्योर इंसुलिन था। ठीक है, transgenic animals are also used to understand how genes contribute to the development of disease by serving as a model for the human disease such as the cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and the Alzheimer। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि हम उस जीन को स्टडी कर सके। किसी इंसान को अगर कोई बीमारी हो रही, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, तो हमको पता करना है कि इसकी बॉडी में कैसे मैकेनिज्म अपना रहा है वो पैथोजन, तो मुझे स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पता कर सकते हैं किस तरीके से जीन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे वो बीमारी को बना रहा है, कैसे वो बीमारी को कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे
जैसे कि कुछ बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, सिस्टिस फिब्रोसिस हो गया, रिमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज द इनिशिएशन ऑफ द जीन इनटू द इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिसीज, स्पेशली हेरिडिटरी डिसीज। जो जीन थेरेपी है इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो जीन खराब है, जो जीन डिफेक्टेड है, जो जीन डिलीटेड है, उस जीन को क्या किया जाए, इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर फंक्शनल जीन या फिर उस जीन को करेक्ट किया जाए, ठीक है, उसके सेल में या टिश्यू में उसको डाला जाए ताकि जो भी वो हेरिडिटरी डिसीज लेके आए उसको क्योर किया जाए। It does so replacing a defective mutated allele with the functional one and or gene targeting whose involve the gene amplification। बोला गया है कि जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, अगर उसके बॉडी में जीन की कमी है, वो जो जीन है वो डिफेक्टेड जीन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए कि हमने एडीए में देखा था कि वो 4 साल की जो लड़की थी 1990 में जब पहली बार जीन थेरेपी हुई, 1990 में जब पहली बार 4 साल की लड़की के अंदर जीन थेरेपी हुई, उस समय क्या था, उसके अंदर एडीए जीन की डिफिशियंसी थी, वो जीन था ही नहीं उसके बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर वो जीन प्रेजेंट नहीं है तो हम उस जीन को देंगे, ठीक है। अगर वो जीन डिफेक्टेड है तो हम उसको फंक्शनल जीन से सही करेंगे, मतलब जो भी है हम उसको क्या करेंगे, जीन का एम्प्लीफिकेशन करके उसको सही करेंगे। Viruses that attack their host and introduce their genetic material into the host as a part of their replication cycle are used as a vector to transfer the healthy gene or the more recently portion of a gene। बोला गया कि ऐसे वायरसेस जो किसी होस्ट को अटैक करते हैं और बीमारी अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, बीमारी कॉज कर रहे हैं। वायरस तो ऐसे ही काम करते हैं, बैक्टीरियोफेज हो गया, कोई भी वायरस हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, वो क्या करेगा, अपना जीनोम अंदर डालेगा होस्ट के बॉडी में और वही सेम मैसेंजरी अपनाएगा और उसको बीमारी कॉज कर देगा, ठीक है, होस्ट को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिसआर्म कर दिया, डिसआर्म पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन। जो डिसआर्म पैथोजन है इसमें क्या होगा, जैसे कोई वायरस है वो अपने होस्ट में क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल डालेगा और होस्ट के अंदर बीमारी कॉज करेगा, अपने रेप्लिकेशन किस तरीके से अपने आप को, मतलब बोल सकते हैं अपनी प्रोजनी को बढ़ा के। हमने क्या किया, उसके जो पैथोजेनिक वाली प्रॉपर्टी है, जो बोल सकते हैं बीमारी कॉज करने वाले जो जीन है, उसको काट के हटा के अपने डिजायरेबल जीन लगा दिए, जिससे क्या हुआ, वो सेम मैसेंजरी अपनाएगा, जिस तरीके से रेप्लिकेट कर रहा था होस्ट के बॉडी में वैसे ही करेगा, बट इस बार उसके पास पैथोजेनिक जीन नहीं प्रेजेंट है, इस बार उसके पास हमारे डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो वायरसेस बीमारी कॉज कर रहे हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होस्ट में, और जिस तरीके से वो रिप्लिकेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी प्रोजेनी बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे बढ़ाएं, लेकिन हमने क्या किया, उसको एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया है, उसको उसके जो जीन थे, पैथोजेनिक जीन थे, उसको काट के हटा के उसमें हेल्दी जीन डाल दिए हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं जो रेट्रोवायरस है, वैसे तो ये HIV कॉज करता है, लेकिन हमने क्या किया, उसका जो पैथोजेनिक जीन था उसको काट के हटा दिया है, और कोई भी अपना डिजायरेबल जीन अगर हमें एनिमल सेल में भेजना है तो रेट्रोवायरस के थ्रू भेज सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हाई होगा। अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, जैसे कि हम कुछ सेवरल डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं, तो उसमें एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट क्या करता है, बीमारी कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है, लेकिन उसका जो पैथोजेनिक जीन है उसको काट के हमने हटा दिया, अपने डिजायरेबल जीन डाल दिए, तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट है उसके अंदर वही सेम मैसेंजरी चलेगी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल जीन अपने आप को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या किए हैं, जो बीमारी कॉज करने वाले पैथोजेनिक यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म थे, उनको एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं, द करंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन ऑफ द माइक्रो प्लांट्स एंड द एनिमल हैड राइजेज द सीरियस इथिकल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो करंट इंटरेस्ट है लोगों का कि जो हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं माइक्रोब्स में, प्लांट में, एनिमल में, ठीक है, ये सब राइज कर रहे हैं एक सीरियस एथिकल क्वेश्चन कि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि अगर हमें कोई भी दवा बनानी है तो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे देख रहे हैं। मान लीजिए वो दवा फेल हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल मर गया, उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो गया, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है। तो ये सब क्या है, एक इथिकल इश्यूज है। ठीक है, चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा जो क्वेश्चन आते हैं जीन थेरेपी हो गया या ट्रांसजेनिक एनिमल में भी, कि कौन कौन सी, यहाँ पे बोल सकते हैं कौन कौन सी बीमारियों को क्योर करने के लिए कहाँ कहाँ का सोर्स लिया गया। याद रखिएगा यहाँ पे एम्फाइजिमा जो है अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, जो किससे बना था, ट्रांसजेनिक शिप्स जिसका नाम ट्रेसी था। 1997 में पहली बार ट्रांसजेनिक काऊ बनी जिसका नाम रोजी था, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ह्यूमन का अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिल रहा था, जो इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू थी एज ए नॉर्मल काऊ। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साथ में आप यहाँ पे GEAC, यहाँ पे जो फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका काम है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया। राइस के बारे में देखिएगा, 2 लाख वैराइटीज़ हैं यहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी इंडिया में है।
क्यों यूनिक, ये इसको हम बासमती राइस को हम इतना यूनिक क्यों समझते हैं, क्योंकि एरोमा और फ्लेवर की वजह से हम बोल सकते हैं। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने कुछ पेटेंट को अपने हाथ में लिया बासमती राइस का, यूएस पेटेंट से और ट्रेडमार्क ऑफिस से उसने क्या किया, इंडियन जो अपने खेतों में कल्टिवेट करते थे बासमती, उस वही वैरायटी उठाया और उसको ऐसे प्लांट से ब्रीडिंग या क्रॉसिंग करा दिया जो हाइट में छोटा था, मीन सेमी डाफ था, उससे करा के एक नया बासमती का वैरायटी बना दिया और उसको सेल कर रहा है। ठीक है, बायोप्रेसी क्या होता है इसको ये देख लीजिएगा आप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कहीं भी और डाउट है किसी भी लाइन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए और चैनल पे अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर के जितने भी PYQ हैं उसको करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।